हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने सोर्सेस के बारे में स्टार्ट किया था। इक्विटी शेयर के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ लिया था कि शेयर्स और डिबेंचर्स का ओवरऑल क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। और फिर इक्विटी के अंदर हमने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स के बारे में भी, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है सेक्शन 43 के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब सेकंड सोर्स पे आते हैं विच इज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंपनी लॉ के सारे प्रोविजन है, एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, तो आप सब पढ़ चुके हो। फटाफट हम एज अ रिवीजन आप मान के चलो। ठीक है, चलो। तो प्रेफरेंस शेयर्स एज अ सोर्स क्या है, कैसे इशू होते हैं, या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स, ये वो, रीपेमेंट, ठीक है, वो सब आपको फटाफट हमको पढ़ना है। और इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग चीज भी पढ़ी होगी कि इसमें अगर कोई ऐसा हाइब्रिड टाइप का कोई शेयर है, हाइब्रिड शेयर है मतलब आधा फीचर प्रेफरेंस शेयर्स का है, आधा फीचर इक्विटी का है, तो उसको फिर आप कैसे क्लासिफाई करोगे? तो उसी को आप कहते हो डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर। याद आ रहा है, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो भी इसमें आएगा। फिर उसके वोटिंग राइट्स का डिस्कशन होगा। ठीक है, चलो प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेफरेंस शेयर आपको पता ही है कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? ऐसा शेयर जिसमें आपने दो प्रेफरेंसेस दिए हैं, दो प्रायोरिटीज दिए हैं, और दोनों प्रायोरिटीज होनी चाहिए, तो ही वो प्रेफरेंस शेयर्स में क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर है? क्या दो प्रेफरेंसेस हैं? देखो, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 43 जो ऊपर हमने देखा था। 43 में टाइप्स ऑफ शेयर्स थे, पहला इक्विटी शेयर था, सेकंड था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। Preference share capital means that part of issued share capital of company which carries or would carry a preferential right with respect to number 1 payment of dividend। ठीक है, कि डिविडेंड में इनको या तो फिक्स अमाउंट मिलता है या तो फिक्स रेट मिलता है। रियल लाइफ में आप जो देखते हो या बुक्स में भी आप देखते हो, नॉर्मली क्या होता है, फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है, और वो भी इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर्स मिलता है, इक्विटी शेयर्स से पहले मिलता है। ठीक है, फिक्स होता है और पहले मिलता है। विच मे बी इधर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, तो वो तो इनकम टैक्स लॉ डिसाइड करेगा, कंपनी लॉ कैन नॉट डिसाइड द टैक्सेशन, तो इसलिए वो वैसे ही लिखा जाता है, विच मे बी इधर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। एंड ध्यान देना, कोई भी शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहने के लिए आपको के पास ये दोनों प्रेफरेंस राइट्स होने चाहिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, or repayment of capital of amount of share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in MOA। प्रीमियम मतलब आप उसको रिडम्पशन एट प्रीमियम भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब वो प्रीमियम पे रिडीमेबल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है पार पे रिडीमेबल हो। तो आपने उसको क्या किया है, प्रेफरेंस दिया है कि इक्विटी से पहले आपको पैसा पहले वापस किया जाएगा। तो ऐसे दो फीचर्स अगर आप देते हो कोई भी शेयर में, तो उसको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। अब एक्सप्लेनेशन आता है डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कि अगर ऐसा कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आपने बना दिया, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आपने बना दिया जिसमें नंबर 1, अगर सपोज ऐसा है कि डिविडेंड के मामले में आपने उसको नॉर्मल रखा, उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसा रखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसा रखा, इसका क्या मतलब है कि फिक्स्ड रेट रहेगा और प्रायोरिटी भी मिलेगी, इक्विटी से पहले भी मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड में आपने ये फीचर दे दिए, और कैपिटल में आपने कहा कि नहीं भैया इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, नो प्रायोरिटी। ठीक है, नो प्रायोरिटी, आपको इक्विटी से पहले नहीं मिलेगा, लास्ट नहीं मिलेगा, इक्विटी के साथ लास्ट नहीं मिलेगा, इक्विटी के बराबर ही आपको मान के इक्विटी के साथ ही पैसा दिया जाएगा, और सरप्लस में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जैसे इक्विटी को रहता है। अब ये सरप्लस क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट्स में भी होता है, सरप्लस कैपिटल में भी होता है। तो हम कैपिटल की बात करते हैं पहले, कि जैसे ही हम बिजनेस बंद करते हैं, सारे एसेट्स बेचेंगे और सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ करेंगे, और फिर पैसा बचता है ओनर्स के लिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओनर्स में पहले प्रेफरेंस वालों को दे देते हैं और फिर जो बचा वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों को दे देते हैं। फिर हम हिसाब नहीं करते कि उनका बुक्स में कितना दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो बचेगा पूरा का पूरा जो बैलेंस होता है वो इक्विटी वालों को मिलता है, तो उसमें सरप्लस भी हो सकता है।
कि बुक्स में अगर 10 लाख रुपए देना दिख रहा है लेकिन हमारे 12 लाख रुपए बच गए, तो क्या करोगे? 10 लाख ही दोगे, 2 लाख फिर किसको दोगे? कहां घर लेके जाओगे? समझ रहे हो? बुक्स में 10 लाख आपको इक्विटी वालों को वापस करना है, लाइबिलिटी 10 लाख ही रुपए, लेकिन अगर मेरा सरप्लस 12 लाख बच रहा है तो मैं पूरा 12 लाख दे दूंगा। तो 2 लाख वो जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं जो बुक्स में है ही नहीं, उसको आप कह सकते हो सरप्लस। ठीक है, तो वो सरप्लस नॉर्मली किसको मिलता है? इक्विटी को। सरप्लस हमेशा इक्विटी का ही रहता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? तो अगर आपने कैपिटल के मामले में उसको सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया है और रीपेमेंट में प्रायोरिटी भी नहीं दी है, मतलब ये फीचर जो होता है ना, ये फीचर होता है इक्विटी का। तो डिविडेंड के मामले में आपने उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के फीचर्स दिए हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में अगर आपने उसको इक्विटी के फीचर्स दिए हैं, तो ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? कहां क्लासिफाई करेंगे? कौन से रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे? क्योंकि ये पूरी तरह से प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, दोनों प्रायोरिटीज नहीं दी है ना आपने डिविडेंड के मामले में प्रायोरिटी दे दी है, लेकिन कैपिटल के मामले में आपने प्रायोरिटी नहीं दी है। तो इसलिए ये पूरा क्लॉज डाला गया है कि इनको कुछ तो मानना पड़ेगा, या तो आप इनको इक्विटी मानो या तो आप इनको प्रेफरेंस मानो। क्योंकि प्रेफरेंस में एंड लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस में क्लासिफाई नहीं होंगे। और इक्विटी का आपको पता ही है, बैलेंसिंग कैटेगरी इक्विटी, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो अगर ये क्लॉज ना होता, सुन लो अच्छे से, ये क्लॉज ना होता जो हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को आपको इक्विटी शेयर मानना पड़ता। पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी माना जाए, इसीलिए उन्होंने एक क्लॉज डाल के इनको प्रेफरेंस माना है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रेफरेंस के डेफिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय डिफॉल्ट इक्विटी में आ जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ये बाय डिफॉल्ट इक्विटी में चले जाते, पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इक्विटी में आए, वो चाहती है कि प्रेफरेंस में जाए। अब नॉर्मल डेफिनेशन को तो अल्टर नहीं कर सकते ना, तो इन्होंने बीच में एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि ये जो हाइब्रिड वाले होंगे जिनमें आधा फीचर प्रेफरेंस का है, आधा फीचर इक्विटी का है, इनको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही मानेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स के रेगुलेशंस इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? और सेकंड इसमें आता है कि अगर डिविडेंड के मामले में आपने इनको इक्विटी जैसा रखा कि भाई आपको फिक्स रेट नहीं मिलेगा, बचा तो मिलेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा, आखिरी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल के मामले में आपने कहा कि नहीं, हम आपको प्रायोरिटी देंगे, रीपेमेंट में आपको प्रायोरिटी देंगे और सरप्लस में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। अब सरप्लस में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, अब इक्विटी में तो वो राइट होता है पर आपने नहीं दिया, ऊपर से आपने इक्विटी वालों से पहले रिपे करने का भी राइट दे दिया है। मतलब ये फीचर किसका हुआ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। और डिविडेंड में आपने इक्विटी जैसा फीचर दिया है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के अगर आपने हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिसमें एक फीचर इक्विटी का है, एक फीचर प्रेफरेंस का है, तो इसको गवर्नमेंट चाहती है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स में क्लासिफाई करो। ठीक है? कैपिटल डीम टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है? ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल टू ईदर और बोथ। ध्यान दो, सिर्फ ए क्लॉज में आ रहा है तो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मानेंगे, सिर्फ बी में आ रहा है तो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मानेंगे, दोनों में आ रहा है, दोनों टाइप के फीचर्स हैं तो भी आएंगे। ठीक है? ईदर और बोथ। ठीक है? कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, नंबर 1, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स in addition to the preferential rights to amount specified in A above। ठीक है? A वाला ये जो है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है और प्रायोरिटी से मिल रहा है। In addition to that right, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to preference right। समझ रहे हो? मतलब डिविडेंड आपने प्रेफरेंस शेयर्स जैसा दिया है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। अब कोई प्रेफरेंशियल राइट रीपेमेंट में नहीं है तो वो क्या हुआ? वो तो इक्विटी वाला फीचर हो गया। और आपने सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करने का राइट दे दिया है, फुल्ली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। समझ रहे हो क्या? तो ये क्लॉज में क्या हो रहा है? डिविडेंड में वो प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर है और कैपिटल रीपेमेंट में वो इक्विटी के बराबर फीचर्स रखता है। तो ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को आप प्रेफरेंस शेयर्स ही कहोगे। फिर सेकेंड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, in addition to the preferential right as to the repayment on the winding up of the aforesaid amount specified in clause B। ठीक है? जो ऊपर हमने पढ़ा B कि रीपेमेंट में आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू दैट प्रेफरेंशियल राइट इन एनी सरप्लस विच में रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल हैज बीन रीपेड।
तो ये वही है जो मैं नीचे बता रहा हूं कि कैपिटल में आपने प्रायोरिटी दे दी है कि हम आपको इक्विटी वालों से पहले देंगे, और आपने सरप्लस में पार्टिसिपेशन करने का भी राइट नहीं दिया है। मतलब ये फीचर्स किसके होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के। और डिविडेंड के लिए वो साइलेंट है, डिविडेंड के बारे में क्लॉज भी बोलता ही नहीं है ना, तो ए वाली सिचुएशन भी आ सकती है, इसीलिए उन्होंने कहा है ईदर और बोथ। तो हो सकता है डिविडेंड में आपने जो भी किया हो, समझ रहे हो, मतलब कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। डिविडेंड में हो सकता है आपने इक्विटी के फीचर दे दिए हो, समझ रहे हो क्या, कि वो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, दो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो आप क्या करोगे, उसको प्रेफरेंस शेयर्स में क्लासिफाई करोगे। लिखो, इसको आप हाइब्रिड बोल सकते हो, ठीक है, मतलब फीचर वाइज हाइब्रिड है, बट इसको हमने डीम किया है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। लिखो, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन दिया है भाई कि रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन इशू कर सकता है? सारे लोग, प्राइवेट, पब्लिक, बैंक। एनबीएफसी में आपको बस आरबीआई गाइडलाइन चेक करनी होती है, क्योंकि एनबीएफसी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कोई भी इशू कर सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, आ जाओ फटाफट पढ़ते हैं। तो क्या क्या होते हैं भाई? पहला है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। ऐसे 8 टाइप्स होते हैं। बोलो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होना, लैप्स नहीं होता। अगर आप एक आध साल डिविडेंड नहीं दे पाए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको पता ही होगा, अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो ही आप डिविडेंड बांट सकते हो, अगर आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। क्लियर है? सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स होता है हमेशा। तो अगर प्रॉफिट है तो आप बांटो, और अगर एक आध साल आपके पास प्रॉफिट नहीं है और आप नहीं बांट पाए तो फिर होगा क्या? उस प्रॉफिट्स का क्या होगा, मतलब उस डिविडेंड का क्या होगा जो आपको देना था पर आप नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट्स। अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो फीचर होता है क्यूमुलेटिव का। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, मतलब एक आध साल अगर आप डिविडेंड नहीं भी दे पाए, वो लैप्स नहीं होगा, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर अगले साल आपको 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, अगले साल का भी, और जो अभी इस साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ वो भी, तो 2 साल का डिविडेंड आपको अगले साल देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आपका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होते जाता है तो ये फीचर होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। और अगर ऐसे कैरी फॉरवर्ड करने का कोई राइट नहीं है, कोई फीचर उस प्रेफरेंस शेयर में नहीं है, तो आप उसको कहोगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो उसमें क्या होता है? दिया तो दिया, नहीं दिया तो लैप्स, अगले साल फिर आप उसको डिमांड नहीं कर सकते हो, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड्स आर अक्यूमुलेटेड एंड देयरफॉर पेड बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इक्विटी के पहले ही देते हैं और वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक आध साल नहीं भी दे पाए तो अगले साल आपको देना पड़ेगा, वो माफ नहीं होता। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है? इफ कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इन द करंट ईयर, क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज लॉस्ट टू दैट एक्सटेंट। वो राइट आपका लैप्स हो जाएगा और अगले साल भले प्रॉफिट ज्यादा भी निकले तो भी आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर है कन्वर्टेबल, ठीक है, काय में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो अगर आपने ऐसा राइट दे रखा है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन अ सर्टेन रेशो, आप उसको प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट अगर आप दे रहे हो तो वो होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा कोई राइट नहीं है, प्लेन प्रेफरेंस शेयर है, पैदा होने से लेकर मरने तक वो प्रेफरेंस शेयर ही है, उसमें कोई कन्वर्जन का कोई राइट नहीं दिया गया है, तो वो होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पजेसेस एन ऑप्शन और अ राइट, ठीक है, आपको पता ही है, राइट कंपल्सन भी नहीं होता, राइट होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो होल्डर है वो चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकता है, वो चाहे तो एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंटिन्यू कर सकता है। तो आपने ऐसा राइट दिया है क्या, वो चेक किया जाएगा। तो कन्वर्टेबल में ऐसा राइट दिया जाता है, देयर इज अ ऑप्शन और राइट वेयर बाय दे कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर एट अ सम एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज रेशियो दिया रहता है कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कितने इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे। और अगर ऐसा कोई राइट ही नहीं है, ठीक है, तो वो होगा
नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट बट हैज ऑल द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स। और फिर है पार्टिसिपेटिंग, कि अगर आपने सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट दे दिया है तो वो होगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं दिया है तो वो होगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Participating preference shares has an additional benefit of participating in the surplus profits or surplus assets। बताया ना मैंने, सरप्लस दो टाइप के होते हैं, प्रॉफिट्स में भी सरप्लस होता है, एसेट्स में भी सरप्लस होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। प्रॉफिट्स में सरप्लस कैसे होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से आप पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, फिर आप इक्विटी डिविडेंड देते हो, और इक्विटी डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। तो अगर वो सरप्लस प्रॉफिट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर देन फिक्स डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड उनको ऑलरेडी मिल चुका होता है, उसके अबव एक्स्ट्रा अगर आप और सरप्लस में भी उनको थोड़ा सा शेयर दे रहे हो तो वो टाइप के शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो सरप्लस प्रॉफिट्स और सरप्लस एसेट्स में आपने राइट दिया गया है, दोनों में भी दे सकते हो, किसी एक में भी दे सकते हो। अगर किसी में भी पार्टिसिपेट करने का उनको राइट है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे, और अगर दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब पार्टिसिपेशन का कोई राइट ही नहीं है, तो फिर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। दीज शेयर्स आर दोज विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स और एसेट्स। ठीक है, दोनों में कोई भी पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है। अब यहां और एंड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको समझना है, ये बहुत ही बेसिक इंटरप्रिटेशन है कि ऊपर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से कहीं भी या दोनों में से कोई एक या दोनों में अगर आपका कोई है पार्टिसिपेशन का राइट तो पार्टिसिपेटिंग माने जाएंगे, और दोनों में कहीं भी आपने पार्टिसिपेशन का सरप्लस का कोई पार्टिसिपेट करने का राइट दिया ही नहीं है तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरप्रिटेशन है उसका। दे आर एंटाइटल्ड टू ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के अलावा उनको और कुछ भी पार्टिसिपेट करने का कहीं भी कोई भी राइट नहीं है, तो वो होगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड लास्ट इज रेडीमेबल एंड इरेडीमेबल। तो आपने पढ़ा ही है लॉ में कि आप इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। नॉर्मल कंपनीज एक्ट के तहत इरेडीमेबल यानी कि परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ आरबीआई गाइडलाइंस के तहत बैंक एंड एनबीएफसी को अलाउड है कि वो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है, सब बेसिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रेडीमेबल क्या है, जिनको एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम करना ही पड़ता है, वो पैसा आपको कैपिटल लौटाना पड़ता है, तो वो होते हैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है ऑन विच डेट द कंपनी विल रीपे द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। डिविडेंड कट कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। ठीक है, आपको ये भी पता है मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है 20 ईयर्स। और कुछ सर्टन टाइप के कंपनीज जो कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर आप डील करते हो तो आप 30 ईयर्स तक के भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो वही सब दिया है, कंपनी लॉ के प्रोविजंस है। हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंगेज्ड इन सेटिंग अप एंड डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मे इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब उनके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30 ईयर्स, लेकिन सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर फ्रॉम 21st ईयर। याद आ रहा है, 21st ईयर के बाद उनको हर साल 10% मिनिमम रिडीम करते जाना है, और ऐसा करते 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 क्या होगा 30 ईयर्स आते आते वो पूरा रिडीम हो चुका होगा। ठीक है, आप गणित लगा सकते हो, 10% मिनिमम है, हर साल में 10% अगर 21st ईयर से रिडीम करना चालू करूंगा तो वो 30 ईयर के पहले या 30 ईयर तक पूरे रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से रिडम्पशन का एक पैटर्न सेट किया गया है। ठीक है, ऑनवर्ड्स और अर्लियर ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस एट अ ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रपोर्शनेट बेसिस मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा 10% लेना है, चुनिंदा कुछ लोगों का पूरा रिडम्पशन कर दिया, कुछ का किया ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। प्रपोर्शनेट बेसिस 10% रिडीम कर रहे हो तो सबका 10% रिडीम करना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, तो सब आपको पता ही है। और इरेडीमेबल क्या है, जो पैसा आपको फिक्स टाइम के बाद नहीं लौटाना है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक लौटाने की जरूरत नहीं है, जब कंपनी बंद होगी तब पैसा वापस कर देना, जैसे इक्विटी शेयर्स में होता है।
पर इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, लॉ परमिट नहीं करता। Irredeemable preference shares do not have any maturity date and are repayable only at the time of winding of the company. However, as per section 55 of Companies Act, no company can issue irredeemable preference shares. ठीक है, कंपनीज को अलाउ नहीं किया गया है। आरबीआई अगर अलाउ करती है बैंक या एनबीएफसी को तो वो लोग इशू कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट लेकिन कोई पावर नहीं देता है। क्लियर है? तो ये टाइप्स हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स के। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स is another instrument for raising funds from public to the Indian companies with an aim to bring more transparency in raising funds through non-convertible preference shares. अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या फीचर्स होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर में क्या फीचर होते हैं। कुछ अगर न लिखा गया हो तो नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली वो क्यूमुलेटिव होते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब बहुत बेसिक फीचर है कि डिविडेंड्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड, नॉर्मली वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, नॉर्मली वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं और नॉर्मली वो रेडीमेबल होते हैं। ठीक है, ये चार फीचर्स नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मली होता है। बढ़े आगे, लिख लेना आप। चलो, तो ये कुछ एनसीएस का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, कि नॉन कन्वर्टेबल जो भी सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस हैं, तो वो सब वही रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, with an aim to bring more transparency in raising funds through non-convertible preference shares, SEBI-wide notification on August 9, 2021, जो August 16 से इफेक्टिव हुआ, 7 डेज का गैप था। ठीक है, हैज नोटिफाइड अ न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस टू गवर्न द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ एनसीएस। ठीक है, तो वो है to be called as SEBI issue and listing of NCS regulation 2021. NCS regulation came into effect from the 7th day of their publication, the official gazette, that is 16th August से वो effective हुई। NCS regulation provides issuance and listing of NCRPS। ठीक है, जो बहुत ही नॉर्मल होता है, NCRPS, नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आए ख्याल में, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, नॉर्मली वो नॉन कन्वर्टेबल होती है, नॉर्मली वो रेडीमेबल ही होती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक प्रेफरेंस शेयर है, एनसीआरपीएस। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस रेगुलेशंस, नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स अ प्रेफरेंस शेयर विच इज रेडीमेबल in accordance with the provisions of Companies Act and does not include a preference share which is convertible or exchangeable into equity shares at a later date at the option of the holder or not। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब आपने कन्वर्जन का कोई राइट नहीं दिया है। ठीक है, तो वो होगा आपका नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रेडीमेबल है और कन्वर्जन का कोई राइट नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब है वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं, सेक्शन 47। ठीक है, आ जाओ। वोटिंग राइट्स नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सिचुएशंस, उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। वही आपको यहां पे पढ़ने हैं कि कब कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग पावर का मौका मिलता है। ठीक है, आ जाओ। According to section 47 of Companies Act, subject to the provisions of, जहां जहां वोटिंग पावर के बारे में कहा है, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जनरल वोटिंग पावर का सेक्शन है और 3 और सेक्शंस हैं जो इसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, सेक्शन 43 इसको ओवरराइड करेगा, 50 सबसेक्शन 2 ओवरराइड करेगा, 188 सबसेक्शन 1 भी ओवरराइड करेगा। मतलब ये 3 स्पेशल सेक्शंस हैं जो ये जनरल सेक्शन को ओवरराइड करते हैं। क्लियर है क्या? इसलिए लिखा है सब्जेक्ट टू, मतलब ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, ये 3 सेक्शन इस सेक्शन को 47 को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू 43, 50 सबसेक्शन 2 एंड 188 सबसेक्शन 1, every member of company limited by shares and having equity share capital therein shall have a right to vote
ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए बोला है। ठीक है, एवरी मेंबर जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है यानी इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पास हर रेजोल्यूशन पे राइट है वोट करने का, एंड हिज वोटिंग राइट ऑन अ पोल शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, सब बेसिक आपको पता ही है। पोल अगर डिमांड किया गया है तो पोल में वोटिंग राइट्स कैसे दिए जाते हैं, 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट। तो शेयर कैपिटल शेयर्स के हिसाब से आपका वोटिंग पावर डिसाइड होता है। क्लियर है? तो ये दो नॉर्मल चीजें हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेके। एवरी मेंबर, अब आपको पता ही है मेंबर दोनों होते हैं भाई, इक्विटी शेयर होल्डर भी मेंबर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर होते हैं। ठीक है, मेंबर्स दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो, अब रास्ता चेंज हो रहा है। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप मेंबर हो और आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल, हैव अ राइट टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशंस placed before the company which directly affects the rights attached to his preference shares and any resolutions for winding up of the company or repayment or reduction of equity or preference share capital of the company। तो ये स्पेशल सिचुएशंस हैं जब आपको राइट मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट मिलेगा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके वोटिंग कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? पहला है कि हमारे ही राइट्स अगर आप चेंज कर रहे हो, टॉपिक क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ही राइट्स को अमेंड किया जा रहा है, कोई भी चेंज हो सकता है। डिविडेंड का रेट कम या ज्यादा करना है, रिडम्पशन के बारे में कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, जो भी करना है, चेंजेस करना है जिससे वो अफेक्ट होते हैं, तो ऐसे रेजोल्यूशन को पास करते समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग पावर मिलेगा। फिर वाइंडिंग अप तो सबको अफेक्ट करता है, वाइंडिंग अप तो सारे मेंबर्स को अफेक्ट करता है, तो वाइंडिंग अप कॉमन पॉइंट है जिसमें वो भी अफेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, तो वो भी वोटिंग पावर रखेंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी रिड्यूस हो रही है तो भी प्रेफरेंस वालों को भी वोटिंग पावर मिलेगा, प्रेफरेंस रिड्यूस कर रहे हैं तो प्रेफरेंस को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इक्विटी रिड्यूस हो रही है तो भी मिलेगा। ठीक है, रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड हिज वोटिंग राइट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, वोटिंग पावर मिलेगा, ये तो ख्याल में आ गया। बोलो क्या क्या है, नंबरिंग दे दो। पहला है राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, सेकेंड है वाइंडिंग अप, और थर्ड है रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, 3 सिचुएशंस में आपको वोटिंग पावर मिलेगा। एक और आएगा डिफॉल्ट वाला सिचुएशन, मतलब 4 ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा, इसमें एक प्रॉब्लम होती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, वो है फेस वैल्यू। अगर मैं 1 शेयर 1 वोट बोलूं, 1 शेयर 1 वोट, और अगर मैं ये बोलूं कि दोनों का फेस वैल्यू अलग अलग है, तो इट विल नॉट बी फेयर। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है और प्रेफरेंस शेयर का अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वोटिंग पावर नॉर्मली जैसे आप देते हो वैसा नहीं दे सकते। आई ख्याल में वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मतलब ज्यादा वोटिंग पावर मिल जाएगा, प्रेफरेंस वालों को कम मिलेगा, क्योंकि वहां 100 रुपीज का शेयर होगा एक प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहां नंबर ऑफ शेयर कम होंगे। इक्विटी का 10 रुपए का ही है तो वहां ज्यादा भी हो सकते हैं। खैर वो तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, बट फेस वैल्यू को देख के तो आप ये कह सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम पेड अप कैपिटल के हिसाब से देखेंगे, हम अमाउंट के हिसाब से देखेंगे, हम नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ध्यान दो, हिज वोटिंग राइट ऑन अ पोल। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स में तो 1 मेंबर 1 वोट ही रहता है, वो तो आपको पता ही होगा। शो ऑफ हैंड्स वोटिंग में तो कुछ और रास्ता ही नहीं है। लेकिन जब पोल डिमांड होता है और शेयर्स के हिसाब से वोटिंग राइट दिया जाता है, इन दैट केस क्या होगा, अगर पोल डिमांड किया जाता है, शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल यानी अमाउंट के हिसाब से प्रपोर्शनेटली वोटिंग पावर दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? हाउएवर द प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू वोटिंग राइट्स of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of equity share based to the paid up share capital of the preference share। मतलब कि equity share capital is to preference share capital, कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में आपको मिलेगा। आए ख्याल में?
तो अमाउंट के हिसाब से हम सबको एक बराबर मानेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से एक बराबर आप नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब कैपिटल के हिसाब से आएगा, बस इतना आपको ख्याल में रखना है कि कैपिटल के रेशो में, अमाउंट के रेशो में हम वोटिंग राइट्स देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फिर जो एक स्पेशल सिचुएशन आती है कि अगर डिफॉल्ट चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को आपने अगर 2 साल में पे नहीं किया है, 2 साल से अगर आपका डिफॉल्ट चल रहा है, अब इसमें भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन का इशू है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूं। फर्दर, where the dividend in respect of a class, ठीक है, अगर कोई एक कैटेगरी का डिफॉल्ट चल रहा है तो सिर्फ उसको ही राइट मिलेगा, बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो भी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का डिफॉल्ट चल रहा है, हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। अब यहां कोई भी ऐसा इंग्लिश ग्रामर यूज नहीं किया है जिससे ये लगे कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है। मतलब ये भी एक डिस्प्यूट होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है कि 2 years कॉन्जिक्यूटिव है या कोई भी 2 साल। कॉन्जिक्यूटिव में आपको, आप जितना भी लॉ पढ़ते हो आपको पता ही होगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का इंटरप्रिटेशन हो तो वैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आप कॉन्जिक्यूटिव अज्यूम नहीं कर सकते, वो उस तरह का ग्रामर यूज करते हैं कि कंटिन्यूस 2 साल का, कंटिन्यूस, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बाकी जगह पे यूज किए हुए हैं लॉ में। तो अगर लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन होता कि कंटिन्यूस डिफॉल्ट चाहिए तो वो लिख देते ना, नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल में अगर आपने डिफॉल्ट किया है, ऐसा इसका नॉर्मल इंटरप्रिटेशन निकलता है, ठीक है। पीरियड ऑफ 2 years और मोर, लगातार इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई भी 2 साल अगर आपने डिफॉल्ट किया, सच क्लास, जहां डिफॉल्ट चल रहा है बस वही क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स मिल जाएंगे। सच क्लास of preference shareholder shall have a right to vote on all the resolutions placed before the company। अब इसमें भी है कि कब तक मिलेगा, आए ख्याल में, कुछ पॉइंट साइलेंट है एक्चुअली, तो वहां डिस्प्यूट अराइज होता है। एक डिस्प्यूट ये है कि ये 2 years और मोर कंटिन्यूस ईयर्स हैं या कोई भी 2 साल चलेंगे, तो ज्यादा एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई भी 2 साल। कंटिन्यूस का अजम्पशन आप नहीं ले सकते क्योंकि वैसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए। और दूसरा कि ये राइट कब तक है, परपेचुअल है, अभी हमेशा तक रहेगा या जब तक डिफॉल्ट चल रहा है तब तक लगेगा। क्लियर है, इस पे भी मतलब लॉ साइलेंट है। तो इसमें भी आप नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सोचोगे तो डिफॉल्ट है तो ही मिलेगा। अब ये जब तक डिफॉल्ट है मतलब कंटिन्यूस होता है तभी उस टाइप का लॉजिक लगता है ना, कि अगर मेरा कंटिन्यूस डिफॉल्ट चल ही रहा है, मेरा पैसा ही नहीं मिला, तो भाई जैसे आप पैसा भर दोगे फिर आप एग्री पार्टी हो ही नहीं, फिर आपको काय को ये सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये इंटरप्रीट कर रहे हो कि कोई भी 2 साल है, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको कैसे इंटरप्रीट करें ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। जनरल ओपिनियन क्या होती है, भाई डिफॉल्ट है तो ही राइट्स मिलते हैं, अगर आपने डिफॉल्ट करेक्ट कर लिया है तो फिर क्यों राइट्स दूंगा मैं यार, पुराने पापों की सजा क्या जिंदगी भर भुगतूंगा मैं, आए ख्याल में। तो जब तक डिफॉल्ट है, अगर डिफॉल्ट चल रहा है, अभी भी हमने पैसे आपके डिविडेंड के नहीं दिए हैं, तो तब तक आपका राइट बना रहेगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि आप कंसर्न्ड हो कि यार डिफॉल्ट है, हमारा पैसा नहीं मिला, तो आप कर क्या रहे हो, आपका राइट है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, देखो कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर हमने आपके पैसे दे दिए हैं तो अब आपको घुस के देखने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। 2 years, कोई भी 2 years हो सकते हैं, और ये राइट कब तक मिलेगा, अगर डिफॉल्ट चल रहा है तो, डिफॉल्ट अगर रिडीम हो गया है, आपने डिविडेंड भर दिया है, तो फिर उसके बाद ये राइट आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर है क्या, तो ये स्पेशल राइट है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका बचपन मैं आपको वापस जीने दे रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, बचपन याद आ जाएगा आपको। चलो फटाफट पढ़ते हैं। एक पहला क्लॉज इसमें इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर्स का है, ये इक्विटी का है, ठीक है, इंटरचेंज कर लो, बाकी सब सही है। बोलो, तो प्रेफरेंस शेयर का पहले पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ issued share capital which carries preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital in case of winding up, ठीक है, ये सब आपको पता है। और इक्विटी कैपिटल क्या है, कॉमन स्टॉक विच रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इन अ कंपनी, जिनको कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है, तो ऐसा कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो ये हो गया उसका मीनिंग।
फिर रेट ऑफ डिविडेंड आपको पता ही है कि प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, लेकिन इक्विटी में फिक्स नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल एंड द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। डिविडेंड डिसीजन में आप ये सब पढ़ते ही हो, एफएम में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे आगे पैसे की जरूरत है तो मैं डिविडेंड कम बांटूंगा या नहीं बांटूंगा, क्योंकि मेरे ग्रोथ और एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अपना पैसा यूज करना चाहूंगा, और अगर मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं डिविडेंड बांट दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है, आपके पास आगे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको कितने पैसे की नीड है, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड दे न दे, कितना दे, ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, आपको पता ही है। फिर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रायोरिटी मिलती है, इक्विटी वालों से पहले मिलता है, और वो नॉर्मली क्यूमुलेटिव भी होता है, एक आध साल आप नहीं भर पाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन पेड। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड एंड इट इज नॉट क्यूमुलेटिव। ठीक है, इक्विटी वाला क्यूमुलेटिव नहीं होता, एक आध साल नहीं दे पाए तो अगले साल मिल जाएगा, ऐसा कोई फीचर इक्विटी शेयर्स में नहीं होता। फिर है वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है, इक्विटी वालों से पहले पैसा वापस मिलता है, और इक्विटी वालों को सबसे आखिरी में मिलता है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिडम्पशन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करने के बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर है वोटिंग पावर, अभी हमने पढ़ लिया। बोलो, वोटिंग राइट्स ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। इन जनरल डे टू डे जो डिसीजन चल रहे हैं, डे टू डे या जो ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नॉर्मली मिलते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, वाइंडिंग अप है, रिडक्शन कर रहे हो आप कैपिटल का, तो ये एक्सेप्शनल केसेस में क्योंकि उनको अफेक्ट करता है, या प्रेफरेंस शेयर के ही राइट्स को आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसे टॉपिक्स में ही उनको रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग पावर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ओनली अंडर स्पेशल राइट्स व्हेन हिज स्पेशल राइट्स एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर बीइंग वेरिड और वाइंडिंग अप और रीपेमेंट और रिडक्शन। ठीक है, सेम वो पूरा कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है कि आपको डिविडेंड 2 साल से नहीं मिला है। क्लियर है, ये वही है 1 2 3 4 जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया था। ठीक है, आपके स्पेशल राइट्स चेंज किए जा रहे हैं, वाइंडिंग अप का सोचा जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैपिटल का, या आपका 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे 4 केसेस में ही आपको वोटिंग पावर मिलता है। वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन अ पोल शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से नहीं होगा, पेड अप कैपिटल के हिसाब से आपको वोटिंग पावर दिया जाएगा। तो ये सब हमने अभी पढ़ा था। इक्विटी का क्या होता है कि वो सारे मैटर्स पे वोट कर सकते हैं अफेक्टिंग द कंपनी। वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अ पोल शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहां इक्विटी है, ठीक है, यहां प्रेफरेंस है। आई होप आप वर्ड्स में डिफरेंस कर पा रहे हो। ठीक है, चलो, तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से मतलब पोल में वोटिंग पावर मिलता है। फिर है एंटाइटलमेंट्स, जो एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। राइट इशू में भी जो एडिशनल कैपिटल सब्सक्राइब करने का जो राइट देते हो, वो भी सिर्फ इक्विटी वालों को ही मिलता है। ठीक है, नो बोनस शेयर्स और राइट इशू आर इशू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, नहीं दे सकते, लॉ अलाउ नहीं करता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये सब मिलता है। कंपनी में इशू राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और फिर है रिडम्पशन। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडीम करना ही होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 20 ईयर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 ईयर्स है, सब पढ़ चुके हो। ठीक है, और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम एक्सेप्ट अंडर द रिडक्शन या बायबैक या वाइंडिंग अप। ठीक है, उसके अलावा आप पैसा वापस नहीं कर सकते हो, वो हमेशा नॉर्मली इरेडीमेबल ही होते हैं और वाइंडिंग अप पे ही उनका पैसा लौटाया जाता है। क्लियर है, तो ये आपका पूरा बचपन था, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्सेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आई डोंट थिंक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा आईसीडीआर से रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सेबी में आ गए हैं। वेलकम टू सेबी सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट का थोड़ा कम आएगा, सिक्योरिटीज लॉ का ज्यादा आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इशू। ठीक है, टाइप्स ऑफ इशू, क्या क्या टाइप के इशू करके
आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, ठीक है। अब इसमें पता ही है आपको, दो टाइप के मार्केट होते हैं भाई, याद आ रहा है बचपन, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, याद आ रहा है। सेकेंडरी मार्केट को आप क्या कहते हो, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई एनएसई। तो ऐसे दो मार्केट होते हैं। फंड रेजिंग कहाँ होती है, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। तो जब हम फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं जहां फंड मोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट ही वो मार्केट है जहां पे आप जाके आईपीओ करते हो, जहां पे आप जाके एफपीओ करते हो, जहां पे जाके आप फंड्स रेज करते हो, क्लियर है। तो ध्यान देना, हम सब प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। द प्राइमरी मार्केट इज द एवेन्यू, यानी एक लोकेशन है, मार्केट है, फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन and capital formation in the country as it deals with the issue of new instruments by the corporate sector such as equity, preference, debt, etc. ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में फंड मोबिलाइजेशन होता है, एक्चुअल इन्वेस्टर्स से पैसा मोबिलाइज होके कंपनीज को मिलता है, जो फिर वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर कमाते हैं और कंट्री का जीडीपी उससे बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्टिव एसेट्स में वो पैसा लगाते हैं। फिर है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस पीएसयू, statutory and other authorities such as state electricity boards and port trust also issue bonds और debt instruments, ठीक है। तो ये लोग भी इक्विटी शेयर है, जो भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ये भी इशू करते हैं, ये भी फंड्स रेज करते हैं मार्केट से। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट्स टू रेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड और टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कुछ पैसा लौटाना है, उसके लिए भी फंड रेज किया जाता है। आप देख सकते हो काफी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में दिया जाता है कि नया पैसा जो आता है उसमें से पार्टली कुछ एग्जिस्टिंग लोन भी लोग रीपे करते हैं, वो भी हो सकता है, या आप इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। सेबी हैज इशूड आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है। तो कितने टाइप के इशू होते हैं एज पर आईसीडीआर गाइडलाइंस। पहला है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फिर होता है एफपीओ, फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फिर है आपका बाकी टाइप के इशूज, ठीक है। बड़े जो पब्लिक इश्यूज होते हैं वो दो ही होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ क्या है, नाम में ही मीनिंग है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, जनरल पब्लिक कोई भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पब्लिक ऑफर है, ओपन ऑफर है। तो अगर आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो और आपका ये पहला ऑफर है, पहला आपका जिंदगी का ऑफर आप दे रहे हो और पब्लिक को आप इन्वाइट कर रहे हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ऑफर होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको आप प्यार से आईपीओ कहते हो, ठीक है। तो आईपीओ कौन करेगा, जो अनलिस्टेड कंपनी है, क्योंकि अगर आप पहले आईपीओ कर चुके हो तो आईपीओ के तहत मैंडेटरी लिस्टिंग भी करानी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में। तो लिस्टेड कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है, इसलिए तो लिस्ट हो चुकी है ना। अब वो जब दोबारा पब्लिक ऑफर लाएगी तो उसको कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ, क्लियर है। तो ध्यान दो, आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ कौन करेगा, अनलिस्टेड इशूअर। इट मींस एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो भी है इक्विटी, पूरी लंबी लिस्ट पढ़ेंगे हम कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में क्या क्या आता है। सारे जो सिक्योरिटीज होते हैं नॉर्मल, सब उसमें आते हैं, ठीक है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, सब आते हैं। तो ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अनलिस्टेड इशूअर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स ऑफर फॉर सेल। याद आ रहा है क्या होता है ऑफर फॉर सेल, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहे तो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो नया पैसा रेज नहीं हो रहा है, ऑफर फॉर सेल में कंपनी को नया पैसा नहीं मिलता है, वो पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच रहे हैं। इट्स अ सेलिंग ऑफ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल में मतलब नाम में ही है ना, ऑफर फॉर सेल, वो सेल हो रहा है, इशू नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, तो पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया जाएगा और वो उन इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा जिन्होंने अपने शेयर बेचे हैं। मतलब एक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो पब्लिक ऑफर के साथ ही ऑफर फॉर सेल करके एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी उनको ये हेल्प करती है ऑफर फॉर सेल करने में, ठीक है। इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय एनी एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए ये होता है, ठीक है। इन एन अनलिस्टेड इशूअर, in order to qualify as an IPO, offer for
securities must be by an unlisted issuer and such an issue shall be made to public and not to the existing shareholder of the unlisted issuer. ठीक है, जनरल पब्लिक को आपको देना है, आप अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर इशू करके उसको आईपीओ नहीं बुला सकते, समझ रहे हो क्या? तो जनरल पब्लिक को आपको ऑफर करना है, कोई भी आके उसमें अगर पार्टिसिपेट कर सकता है तो आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। फिर है कि एक बार मैं आईपीओ कर चुका हूं और उसी के साथ साथ मैंडेटरीली मुझे वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा। फिर अब मैं क्या हो जाऊंगा? लिस्टेड। अब मुझे फिर से पब्लिक से पैसा लेना है तो फिर उसको आप कहोगे फर्दर पब्लिक इशू या फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, इट इज एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इन अदर वर्ड्स अनदर इशू टू द पब्लिक अदर देन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर आप इशू करते हो तो उसको अलग नाम रहता है, इसलिए हर जगह हटाया जा रहा है बार बार। एग्जिस्टिंग वालों को आप इशू करते हो तो उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? राइट इशू। उसको राइट इशू नाम दिया गया है ना, इसलिए उसको आप पब्लिक ऑफर नहीं मान सकते। ठीक है, इसलिए बार बार वो ऐसा क्लॉज आएगा ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको भी आप क्या कहते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट, या यहां पे हम कहेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, तो उसको भी अलग नाम है। अगर आप सिलेक्ट पर्सन को ही इशू करना चाहते हैं तो उसको आप एफपीओ नहीं बोल सकते, उसको आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करना चाहते हो तो उसको आप राइट इशू कहोगे। क्लियर है? तो उसको आप एफपीओ नहीं कह सकते। तो ये सब एक्सक्लूड किया जा रहा है क्योंकि इनके लिए सेपरेट टर्मिनोलॉजी है। क्लियर है? तो अदर देन एग्जिस्टिंग एंड अदर देन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय लिस्टेड पर्सन इज रेफर टू एन एफपीओ। तो दो चीजों को हटाया गया है। तो आप पब्लिक को दे रहे हो, जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो और आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, तो वो होगा एफपीओ। ठीक है, तो दो टाइप के ऐसे पब्लिक ऑफर्स होते हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी है कि अब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही एडिशनल पैसा रेज करना चाहते हो, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही एडिशनल शेयर सब्सक्राइब करने का राइट देना चाहते हो, तो इस टाइप के इशू को आप क्या कहते हो? राइट इशू। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी जो करती है वही आएगा, अनलिस्टेड कंपनी कर रही है तो यहां नहीं आएगा। राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ रिकॉर्ड डेट। क्या होता है रिकॉर्ड डेट? जब भी आप बेनिफिट्स देते हो, डिविडेंड, राइट, बोनस इशू, कोई भी, एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन है ये पता करने के लिए आपको एक डेट अनाउंस करनी होती है विच इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। तो वो रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इस जो भी राइट आप दे रहे हो। डिविडेंड दे रहे हो तो डिविडेंड के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, राइट इशू के लिए आप बेनिफिट दे रहे हो तो राइट इशू के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, बोनस इशू के लिए दे रहे हो तो बोनस इशू के लिए वो एंटाइटल हो जाएंगे। और ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि शेयर्स डेली ट्रांसफर होते हैं, शेयर होल्डर के नाम रोज बदलते हैं, तो वो कौन शेयर होल्डर्स हैं जो ये चीज के लिए एंटाइटल्ड होंगे ये देखने के लिए एक दिन आपको एक डेट अनाउंस करनी पड़ती है और वो डेट पे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पहचानने के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है इन अ प्री डिटरमाइंड रेशो। एग्जिस्टिंग वालों को दे रहे हो ना, तो उसका एक रेशो होता है कि कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो कितने और एडिशनल शेयर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इसका एक रेशो होता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेशो, मतलब इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, लिस्टेड कंपनी अगर 1-to-1 सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स अलॉट कर रही है, जैसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट में करते हो, तो उसको कहते हैं प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इट रेफर्स टू एन इशू वेयर अ लिस्टेड कंपनी, ध्यान देना भैया, लिस्टेड कंपनी issue shares or convertible securities to a select group of person on a private placement basis. It is called as preferential allotment. Issuer is required to comply the various provisions inter alia, pricing, disclosure, lock-in, etc. in addition to the requirements of the Companies Act. ICDR guidelines भी आपको फॉलो करनी है। फिर अगर आप एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को ही पैसा इशू करना चाहते हो, शेयर्स इशू करना चाहते हो, जैसे कि QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB इन्वेस्टर की एक कैटेगरी है। ठीक है, जो आप पढ़ते ही हो, एक लंबी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आईसीडीआर में, 13 अलग अलग टाइप के नाम आएंगे, जैसे आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, मल्टीलैटरल या बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अलग अलग ऐसे 13 अलग अलग लोग होंगे
जिनको एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है विच इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मतलब ये बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जिनकी खुद की टीम होती है, जो प्रॉपर रिसर्च करके पैसा लगाते हैं, बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं और क्वालिफाइड मतलब क्योंकि इनको एक कैटेगरी में डाला गया है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स हैं, इनके लिए इशू अलग से एक इशू साइज इनके लिए रखा जाता है, तो इस वजह से उसको क्वालिफाइड नाम दिया जाता है। तो अगर आप पैसा सिर्फ QIB वाले कैटेगरी वाले इन्वेस्टर से रेज करना चाहते हो तो उस टाइप के इशू को कहा जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मतलब आप सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के इन्वेस्टर से पूरा पैसा रेज करना चाहते हो और किसी को भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं करना चाहते, तो वो भी अलाउड है। QIP आप उसको कहोगे। इट रेफर्स टू इशू बाय अ लिस्टेड एंटिटी टू ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो हम पढ़ेंगे। 13 अलग अलग प्लेयर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 6 ऑफ ICDR 2018। और फिर है बोनस इशू। बोलो भैया, ये एक्चुअली पैसा रेस करने का है ही नहीं, ये क्या है, नॉन कैश है, पर ये एक टाइप का इशू है। शेयर्स तो देते हैं ना, पैसा नहीं मिलता है, फंड रेजिंग नहीं है, बट ये इशू ऑफ शेयर्स है। आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को फ्री में एडिशनल शेयर्स इन अ सर्टेन रेशो देते हो, तो ये इशू है, लेकिन फंड रेजिंग में इसको आप काउंट नहीं कर सकते। बोनस शेयर्स मींस एडिशनल शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर to reward their loyalty and is an opportunity to enhance the shareholders' wealth. Bonus issue are issued without any cost to the company. मतलब इसमें पैसा नहीं मिलता, विदाउट एनी कॉस्ट टू कंपनी मेरे ख्याल से नहीं होगा, टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कोई कॉस्ट नहीं बैठता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता है बाय कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिजर्व्स। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली करती क्या है, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है। ये जो लॉस आपको होता है, अकाउंटिंग में आप सब पढ़ चुके होंगे, ये जो लॉस है, फ्री में आप जब शेयर्स दे रहे हो, फ्री में आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये आपके लिए लॉस होता है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ लॉस। ये लॉस आप कहां से एब्जॉर्ब करते हो, रिजर्व से। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यू आर कन्वर्टिंग रिजर्व्स इनटू कैपिटल। क्लियर है? तो ऐसे आपके टाइप्स ऑफ इशू होते हैं। पब्लिक ऑफर्स में 2 होते हैं, IPO FPO। फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप इशू कर रहे हो तो वो होता है राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में आप शेयर्स दे रहे हो तो होता है बोनस इशू। सिर्फ एक इन्वेस्टर कैटेगरी को आप दे रहे हो, QIB वाले कैटेगरी को आप पूरा पैसा उनसे रेज करना चाहते हो तो होता है QIP। और कोई भी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को आप अगर इशू करना चाहते हो, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रहे हो, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को या पैसा उनसे रेज कर रहे हो तो वो होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इश्यूज हैं जो आप ICDR चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर है? तो ये हम पढ़ेंगे फंड रेजिंग फ्रॉम इक्विटी चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, चलो तो यहां से हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स हो गया और फिर हमारे टाइप्स ऑफ इशू हो गए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट डेट मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा कंपनीज एक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, अब अदर चीजें ज्यादा आने वाली हैं। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छे से साथ साथ में सब रिवीजन करनी है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिवीजन ही है। सब सिक्योरिटी लॉ या कैपिटल मार्केट में आप ऑलरेडी CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको सब पता है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है आपको नहीं पता है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट इंट्रोडक्शन आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम थोड़े स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ आएंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आपको थोड़ा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा पुराना पुराना ही है तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ग्रीन डेट देखो थोड़ा नया टॉपिक आएगा, ग्रीन डेट हम पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स में भी मसाला बॉन्ड्स आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में पहले नहीं था, तो ऐसे ही चीज़ें आएंगी। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स थोड़ा बहुत आप शायद पढ़ चुके हो, फिर AIF आएगा। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे अब नया टॉपिक आएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा। तो टेंशन मत लो, बस कुछ दिन और फिर हम नए टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच।